प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। Mohan Bhagwat has the audacity. In fact, what he has said is treason. Because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid. And he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के एक बयान पर सियासी घमासान मच गया है। इंदौर में संघ के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी। प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। मोहन भागवत ने पिछले दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद उठने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। संघ प्रमुख के मस्जिदों में शिवलिंग खोजने से जुड़े विवाद को लेकर जमकर आलोचना हुई थी। माना जा रहा है कि उन्होंने ये बयान देकर पिछले बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन कांग्रेस इस बयान पर उबल पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे देशद्रोह करार दिया है। उन्होंने कहा कि भागवत जैसा बयान कोई किसी और देश में देता तो गिरफ्तार हो जाता। कांग्रेस के कई और नेताओं ने भागवत के बयान की निंदा की। It is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried, and shouting and screaming. That is the crux of it. देश की आजादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आजादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आजादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आजादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, तो 15 अगस्त को कौन भूल सकता है, और जो भूल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन हर बार की तरह इस मामले में भी राहुल गांधी अपने ही बयान पर घिर गए। मोहन भागवत को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम अब बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। देश के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान है। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल का ये बयान सामने आते ही भाजपा ने भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का घिनौना सच अब उनके नेता ने उजागर कर दिया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो देश जानता है कि वे भारत से लड़ रहे हैं। राहुल और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के अर्बन नक्सलियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये लोग भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। I can very responsibly say, India, Bharat deserves a more responsible, a more faithful leader of opposition. And truly, it is our misfortune that we have a part-time, an irresponsible, immature leader of opposition in Rahul Gandhi, who also happens to be guided by forces like George Soros, forces that are inimical to the integrity of our country. That Rahul Gandhi's words, actions and his belief itself hurts the sovereignty and the integrity of our country. देश की राजनीति में आमने सामने तो बीजेपी और कांग्रेस है, लेकिन शुरू से ही कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी से अधिक संघ रहा है। वे संघ पर विभाजनकारी राजनीति करने के आरोप लगाते रहे हैं। वहीं भाजपा और संघ परिवार के लोग राहुल गांधी पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों के साथ मिले होने का आरोप लगाते आए। अब मोहन भागवत के 2024 में सच्ची आजादी मिलने और राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ाई के बयान पर शुरू हुई सियासत कहां तक पहुंचती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद फिर सियासी घमासान मच गया है, लेकिन इस बार अब राहुल गांधी भी घिरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा,
रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में बनाएं, क्योंकि इसी दिन सच्ची आजादी हमें मिली है। इसे भागवत का मंदिर मस्जिद वाले बयान पर यू टर्न की तरह भी देखा जा रहा है। तो वहीं इसी पर राहुल गांधी ने निशाना साधा और इसे देशद्रोह बताया। ये भी कहा कि किसी और देश में ऐसा बयान दिया होता तो गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन आखिर में राहुल गांधी बोल गए कि हमारी लड़ाई इंडिया स्टेट के विरोध में है। इसी मुद्दे को बीजेपी ने झपट लिया, इसे कांग्रेस का घिनौना सच बताया। तो सच्ची आजादी वर्सेस इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ाई के क्या मायने हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स का। राम मंदिर निर्माण के बाद आजादी क्या है, मोहन भागवत के बयान के मायने। क्या मंदिर मस्जिद वाले बयान पर डैमेज कंट्रोल कर रहे मोहन भागवत। इंडियन स्टेट से लड़ाई का हवाला देकर किस पर निशाना साध रहे राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी के बयानों से कांग्रेस को फायदा कम नुकसान ज्यादा। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय सबसे पहले करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। कांग्रेस से मुख्य प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। शुरुआत शिवम जी आप ही से करना चाहूंगी कि आखिर क्या मायने निकाले जाए मोहन भागवत के इस बयान के, क्योंकि फिर सवाल यही उठा रहा है विपक्ष कि 1947 में क्या हुआ था जो सच्ची आजादी की बात मोहन भागवत अब कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि देश विरोधी जितनी भी शक्तियां हैं जो राहुल गांधी के संरक्षण में इस देश में ऑपरेट होती हैं, उनको लगातार इस प्रकार के बयानों से आपत्ति रही है। तो राहुल गांधी जी सबसे पहले तो इस देश के इतिहास को ही नहीं जानते। उनके अनुसार इस देश को प्लासी के युद्ध के बाद ही गुलामी की जो एक बेड़िया थी उन्होंने जकड़ा था, जबकि वास्तविकता यह है कि सन 700 के आसपास जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर लगातार भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र शुरू हुआ था और लगभग 1100-1200 के आसपास आकर के वह परिणति की ओर जाने लगा, जब इस्लामिक आक्रांताओं ने लंबे समय तक हमारे देश पर हुकूमत की और लगभग 1000 वर्षों की गुलामी हमारे देश को झेलनी पड़ी, जिसमें से ब्रिटिश शासनकाल तो सिर्फ 200 वर्षों का था, जिसके खिलाफ हमने संघर्ष गांधी जी के नेतृत्व में किया, आजादी को हासिल किया। महात्मा तिलक से लेकर के लाला लाजपत राय समेत तमाम भगत सिंह की कुर्बानी को भी याद रखा जाएगा और उस पूरे संघर्ष के उपरांत हमारे देश ने ब्रिटिशर से आजादी हासिल की। लेकिन जो इस्लामिक आक्रमण, और वो सिर्फ हमारी सरहद पर नहीं, हमारे ऊपर सरकार स्थापित करने का नहीं, वह आक्रमण एक वैचारिक आक्रमण भी था जो हमारी लगातार मत परंपरा, हमारे सांस्कृतिक जो अवधारणा है, हमारी जो जीवन पद्धति है, हमारे जो धार्मिक मूल्य हैं, उन सभी को छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य के साथ लगातार हमारे देश के ऊपर किया जा रहा था। वह उन देशों से आए लोग, मोहम्मद गौरी इस एक ऐसी भूमि से आया जहां पर खाने तक के लिए भोजन नहीं है, वो आकर के हमारे मंदिरों को लूट रहा है। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं धन धान्य के लिए ना आकर के सिर्फ और सिर्फ हमारे वैभवशाली अतीत को नष्ट करने के लिए, बख्तियार खिलजी हमारी उस ज्ञान की विशाल नालंदा को जब जला रहा है, तो उन तमाम चीजों के खिलाफ भी हमारी एक लड़ाई समानांतर रूप से चलती रही। हम अंग्रेजों से लड़े, अच्छी बात है, हमने आजादी को हासिल किया, अंग्रेज इस देश को छोड़ करके गए और सत्ता हमारे हाथों में आई। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण चीज है कि जो सांस्कृतिक रूप से हमारे पतन का दौर शुरू हुआ था, जिस प्रकार से हमारे देश को हजारों वर्षों की एक गुलामी के पश्चात बाहर लाने का जो एक प्रतीकात्मक आजादी की बात जब हम करेंगे, तो वास्तव में प्रभु श्री रामलला के उनके भव्य और दिव्य राम मंदिर में पुनः प्राण प्रतिष्ठापित हो जाने के पश्चात हमने उस हजारों वर्ष की गुलामी के दंश को समाप्त करने का काम किया और एक नए सूर्योदय की ओर हमारा देश आगे बढ़ने का काम किया। आजादी के पहले मायने तो समझ लें कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी को इस देश की कितनी समझ है, इस देश के सांस्कृतिक, जो लोग राम मंदिर का आज तक दर्शन करने नहीं गए, उस देश के जो एक सांस्कृतिक अवधारणा है, इस देश की जो चेतना है, उसको कभी समझ नहीं सकते और सदैव उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, संघ से जुड़े हुए लोग और विशेष तौर पर संघ प्रमुख जैसे महनीय पद पर बैठे हुए पूज्य मोहन भागवत जी समेत पूरी संघ की जो श्रृंखला है, वह कभी राजनीतिक बयानों के आधार पर, राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर नहीं सोचती है। तत्कालिक रूप से उनके कभी भी किसी बयान को संदर्भित करना, अपने आप में कहीं ना कहीं उस बयान की एक प्रकार से सही अर्थ को न समझ पाना है। वह लोग सदियों और दशकों में सोचने वाले लोग हैं। वह इस राष्ट्र की जीवित जो एक जागरण की पूरी धारणा है उसको निर्धारित करने वाले लोग हैं। तो उनके बारे में कांग्रेस को कम से कम बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मोहन भागवत जी ने स्पष्टता के साथ सदैव ही उनका कोई भी बयान हो राजनीति से अछूता तो नहीं हो। देखिए, वो नहीं देते। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि संघ जो कि एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, जिसके अपने प्रकल्प हैं, जिसके माध्यम से वो समाज में सेवा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है, सनातन आस्था संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थों को लिए लेकर के आगे
आगे आ जाना। तो ये कांग्रेस की मानसिकता रही है, संघ के लोगों का बयानों का राजनीतिकरण करना, उस पर टीका टिप्पणी करना। तो यह तो कांग्रेस की लगातार सोच रही है और इसी सोच का परिणाम है कि देश की जनता ने एक नहीं अनेक अवसरों पर कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को जवाब देने का काम किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, राहुल गांधी जी ने जो आज उस प्रकार की बात की, जैसी बात खालिस्तानी करते हैं, जैसी बात कश्मीर में अलगाववादी करते हैं, उन्होंने इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर दी। हमारे देश में आप बताइए, हमारे देश की एक संप्रभु सरकार है, महामहिम राष्ट्रपति के नेतृत्व में पूरी सरकार कार्यरत रहती है। इस देश के असंख्य लोगों के वोट के बल पर प्रधानमंत्री, जो हमारी एक पूरी कार्यपालिक व्यवस्था है, वह चुन करके आती है। सैकड़ों की संख्या में सांसद चुने जाते हैं और एक पूरी व्यवस्था काम करती है। विभिन्न संस्थाएं हैं, उसके खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। यह तो अपने आप में दिखाता है कि राहुल गांधी भी आज उन्हीं अलगाववादी शक्तियों के साथ खड़े हैं, जवाब ले लेते हैं इसका संतोष, जो इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है। संतोष जी, देखिए प्रशिक्ता जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा किसी से छिपी हुई नहीं है। जो मोहन भागवत ने बोला कि हमको 1947 में आजादी नहीं मिली थी, इस प्रकार की बातें करना मैं समझता हूं कि उनका बौद्धिक स्तर कंगना रनौत से बहुत ज्यादा नहीं है, जिन्होंने कहा था कि हमको सच्ची आजादी 2014 के बाद मिली थी। तो कंगना रनौत और मोहन भागवत में काफी सिमिलरिटीज नजर आ रही है बुद्धि के मामले में। और ऐसा कहकर आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो ये दर्शा देना चाहते हैं कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी की कुर्बानियां व्यर्थ थी। और ऐसा ही इसलिए भी कहते हैं कि इनका काला अतीत हमेशा से इनके पीछा करता रहता है कि इन्होंने आजादी के आंदोलन में अपना शून्य योगदान दिया, बल्कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध हलफनामे दिए, उनके खिलाफ मुखबिरियां की, अंग्रेजों से भत्ते लिए। तो ये अपने काले अतीत को छिपाने के लिए हमेशा से आजादी के महत्व को कम करते रहते हैं, स्वाधीनता संग्राम के महत्व को कम करते रहते हैं। और जहां तक मुस्लिमों के विरुद्ध नफरत बोलने की बात है कि 1000 वर्षों तक गुलामी की, उसके बाद में ये हुआ और अंग्रेजों ने केवल 200 साल राज किया, उन्हीं जो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं वो इस मिट्टी में रच बस गए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 के अपने भाषण में कहा था कि हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी है, हिंदुस्तान थी वह टूट गई। रच बस जाने से क्या जजिया लगना बंद हो गया? रच बस जाने से क्या बंद हो गया? रच बस जाने से क्या हमारे धर्म ग्रंथ बंद हो गया? गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। चक्कर क्या है कि आजादी की विचारधारा के विरुद्ध जो विचारधारा लड़ रही थी वो इसलिए बौखला जाती है कि इनकी दुखती जो नस है उसको पकड़ लेते हैं कांग्रेस के लोग। और शिवम तो अच्छी तरह जानते हैं आरएसएस की विचारधारा के विरुद्ध ये क्या क्या बोलते थे। ये 3 साल पहले के वक्तव्य इनके देखेंगे तो खुद इनकी बातों की पोल खुल जाएगी। 3 साल पहले ये संघ की विचारधारा के लिए कुछ और बोलते थे, लेकिन अब ठीक है, उनकी भी मजबूरी है, क्या करेंगे, आरएसएस पे तो अब उनको तारीफ करना मजबूरी है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि आरएसएस का जो आजादी के आंदोलन में शून्य योगदान था, जो नाथूराम गोडसे का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में जो योगदान था, जिसके पीछे आरएसएस था, तो आरएसएस आजादी के महत्व को तो कम करके बताया नहीं, क्योंकि इनका गद्दारी का इतिहास रहा है, भत्ते लेने का इतिहास रहा है। तो निश्चित रूप से ये कैसे बताएंगे कि 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के पीछे राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अम्बेडकर थे। ये सब लोगों की कुर्बानियों से आजादी की हमें हासिल हुई है, न कि नाथूराम गोडसे, न गोलवलकर थे, न हेडगेवार थे, जिनका उंगली कटाने का भी इतिहास इस देश की आजादी के लिए नहीं रहा। लेकिन आप तो ये एक ऐसी संतोष, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप तो सीधी फाइट इंडियन स्टेट से। जी। तो इंडियन क्या होता है कि संघ के लोग या तो कुछ अनपढ़ है, कुछ कुपढ़ है, अगर पढ़े लिखे भी तो कुपढ़ है, वो अपने हिसाब से परिभाषाएं तय करते हैं। इंडियन स्टेट से मतलब यह है कि भारत की जो केंद्र सरकार गद्दी पर बैठी हुई है, जो देश के संसाधनों को, गरीबों की मिल्कियत को एक अमीर दोस्त को लगातार बेचने का काम कर रही है, जिस प्रकार से सारी संस्थाओं को उन्होंने हाईजैक कर रखा है, चाहे वो ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोई सी भी संस्था हो, इनकम टैक्स हो, इन सबका, सीबीआई हो, इन सबका उपयोग वो लगातार विपक्षियों को दमन करने में, लगातार देश में जिस प्रकार से वो सरकार बैठी हुई सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, ऐसी सरकार के विरुद्ध जो देश के संसाधनों को एक आदमी के हितों पर बलिदान कर देना चाहती है, ऐसी सरकार के विरुद्ध हमारा जो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और चूंकि हम चुनाव हार गए, भले 240 सीटों पर आ गए, नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको जीत हासिल हुई है, ठीक है। तो आप लोगों से पहले सुरेश जी की प्रतिक्रिया इसी पर, जो आज हुआ घमासान मचा हुआ है, मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी ने कह दिया वो खुद घिर गए हैं, कैसे देखते हैं आप ये? बोलो। राजनेता है, राजनेताओं के बारे में क्या कहना, गज भर की जबान है, जब चाहे जिधर हिला लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। उनको केवल वोट से लेना देना रहता है, उनको देश से मुझे नहीं लगता कि लेना देना हो।
तो कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यवहारिक हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो अतिशयोक्ति में बोली जाती हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति है वो जो बात कह रहा है वो भारत सरकार के विरुद्ध आंदोलन की कह रहा है, लेकिन इसका ज्यादातर भारत में इंडियन स्टेट का जो मीनिंग्स है वो यही जाएगा कि भारत के खिलाफ युद्ध करने की बात की जा रही है। हो सकता है, मैं भी ये मानता हूं कि इंटरनली ये है कि भारत सरकार के विरुद्ध आंदोलन की बात जो है वो राहुल गांधी जी ने कही है, लेकिन इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि भारत में जो समझी जाने वाली बात है उसी रूप से कहना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक आदमी का एक स्वभाव देखा जाता है, जैसे मोहन भागवत जी ने बोला, तो मोहन भागवत जी का ये स्वभाव क्या है, राहुल गांधी जी का स्वभाव क्या है, इसको लेकर के देश में समीक्षा होती है। मोहन भागवत जी एक विचारधारा के लोग हैं और उस विचारधारा के अंतर्गत जो उनको काम करना है उसमें एक सांस्कृतिक उत्थान का विषय भी है। और जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो सांस्कृतिक आजादी का विषय जो 500 साल की लड़ाई के बाद आताताइयों के द्वारा जो किया गया था, मुस्लिम राजाओं के द्वारा या नवाबों के द्वारा जो किया गया था, उससे आजादी को भारत की आजादी के साथ जोड़ करके कहा गया। इसका अभिप्राय 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है उसका भूखंड आजाद हुआ था। हमारी विचार जो है वो आजाद हुए हैं मोहन भागवत जी के कहने के अनुसार जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन, क्योंकि हमारे देश के राजनीतिक दल, आप एक प्रशिता जी एक बात को बहुत बारीकी से समझिए, मैं एक गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं। हम जब आजाद हुए 1947 में, तब हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि आसपास के सारे देशों का धर्म बदल गया, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसका धर्म जो है यथावत रहा, सनातन संस्कृति यथावत रही, कोई हिला नहीं पाया, ना इस्लाम हिला पाया और ना ही ईसाइयत जो अंग्रेजों के माध्यम से आई थी वो हिला पाई। उसका कारण क्या था? सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि उस समय जो राजा या राजनीति करने वाले लोग थे वो भारतीय संस्कृति को बचा के चलते थे। हमने 75 वर्ष में ये महसूस किया है कि हमारे जो राजा हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, वो राजा ही हैं एक प्रकार के। तो वो जो राजा हैं वो आज अपने वोटों के लिए संस्कृति को दांव पर लगा रहे हैं। आज का आपने कई अखबारों में खबर छपी है कि अमेरिका के राजदूत ने ये कहा है कि भारतीय संस्कृति को लोग खा गए। तो ये खाने वाले लोग कौन है? जिन्हें संस्कृति का ज्ञान नहीं है, जो भारत के कल्चर को समझते नहीं है, जिन्होंने भारत की बातों को देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है और मुंह उठाया और बोल दिया। ये सारे लोग जो है वो है जिनको केवल मुस्लिम और हिंदू दिखता है। हिंदू सनातन संस्कृति के विरुद्ध जितना बोला जा सकता है उतना बोलने की आदत पड़ गई है। इसने हमारे देश में 75 वर्ष में जो काम कर दिया, जो हमने हजारों वर्ष तक नहीं होने दिया, हमारे नेताओं ने नहीं होने दिया और हमारे महान पुरुषों ने नहीं होने दिया। आज वही महान पुरुष ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति को बेचने का काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ जितना बोला जाता है उतना बोलते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है आपकी, आप इसमें कोई शक नहीं है। आज सरकार बनाने का काम किसको दिया? भाजपा को दिया। इससे पहले सरकार बनाने का काम किसको दिया था जनता ने? कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस की सरकार थी तो संविधान में कितने बदलाव किए गए और बीजेपी की जब सरकार आई तो संविधान में बदलाव वो भी करेगी। आप अपनी विचारधारा के हिसाब से करते थे, ये अपनी विचारधारा के हिसाब से करेंगे। हर आदमी, हर राजनीतिक दल जिसको बहुमत मिलता है वो अपने विचारधारा के आधार पर सत्ता का संचालन करने की और जनमानस को तैयार करने की कोशिश करता है। इसलिए आप करें अच्छा, ये करें बुरा, या ये करें ये अच्छा और उनने किया तो बुरा। जो कांग्रेस ने किया था वो उस समय उनको अच्छा लगता था, आज भाजपा वाले कर रहे हैं, आज भाजपा वालों को अच्छा लगता है। तो आप कांग्रेस वालों को जब जनता ने 100 के भीतर लाके दे दिया तो वो ये क्यों भरोसा करके चलते हैं कि सरकार उनके कहने के अनुसार चलेगी, उनकी विचारधारा के आधार पर चलेगी? भैया, आपकी औकात जनता ने बता दी, आप इतने में रहिए। इनकी औकात जब पहले ऐसी नहीं थी, कांग्रेस की बातें चलती थी। तो हर आदमी को अपनी औकात और सीमाओं के आधार पर सोचना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि जो संघ है वो संघ की आइडियोलॉजी किसी भी विपक्षी दल को, गैर भाजपाई को सत्ता में आने के लिए सबसे बड़ी बाधक है। इसलिए सबसे ज्यादा गालियां उसे दी जाती हैं। लेकिन गालियों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस देश की जो संस्कृति है, इस देश का जो विचार है, वो संघ का विचार है, वही आगे चलेगा और उनके हिसाब से वही चलेगा। कांग्रेस अपना चलाएगी, लालू यादव के लड़के अपना चलाएंगे, समाजवादी वाले अपना चलाएंगे।
तो इनके सबका था, सबका अपना अपना विचार है। तो जिनका जो विचार है, जो प्रबल है, जो सत्ता में है, वो चलाएगा। इसके लिए रोने गाने की क्या जरूरत है? चाहे बिल्कुल, राहुल सब गांधी अपने रोए या अपने कोई और रोए। आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे और बयान भी इसी तरह देंगे कि वो अपने हित को साध ले। शिवम, जिसके पहले मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर, शिवलिंग ढूंढने को लेकर बयान दिया था, उस पर खूब विवाद हुआ था, आलोचना हुई थी। अब इस बयान को डैमेज कंट्रोल की तरह भी देखा जा रहा है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बयान नहीं है, लेकिन ये मैंने पहले ही कहा कि उससे अछूता भी नहीं है। देखिए प्रशीता जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संघ भारतीय जनता पार्टी से अलग है। उसके लोगों का अपना चिंतन है, अपनी सोच है और वह उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते हैं, समाज को मार्गदर्शित करते हैं और स्वाभाविक तौर पर उनका जो अपना चिंतन है बहुत मौलिक रहता है। अपने आप में बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी पूर्वाग्रह के वो लोग लगातार देश और समाज के हित की बातें करते हैं और विभिन्न माध्यमों से जहां पर उनको जो भी गलत समझ में आता है उसको लेकर के समाज को दिशा देने का काम संघ के नेतृत्व की ओर से किया जाता है। राहुल गांधी को अगर राजनीतिक रूप से हमले करने हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार स्वागत करती है। आप बोलिए, आप तो स्वयं इस प्रकार की बातें करते हैं, राष्ट्र के विरोध की बातें करते हैं। कभी आप इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बता देते हैं, कभी आप इंडियन स्टेट के खिलाफ वॉर वेज कर देने की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि राहुल गांधी जी के भी मैं शिक्षा देख रहा था, सेंट स्टीफन से पढ़े हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हैं और इस प्रकार के महनीय संस्थानों से पढ़ा हुआ व्यक्ति इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट के बीच का अंतर न समझ पाए और जो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ा हो, राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा हो और ऐसा व्यक्ति अगर कोई इस प्रकार की अमर्यादित बयानबाजी करे तो स्वाभाविक तौर पर यह दिखाता है कि आज राहुल गांधी की सोच जो है वही बुरहान वानी की सोच थी, वही खालिस्तानियों की सोच है, वही सोच कश्मीर में अलगाववादियों की है, वही सोच लिट्टे की थी और राहुल गांधी उसी सोच के सबसे बड़े आज देश में पैरोकार बन गए हैं, जिसमें वह देश के बड़े भूभाग को खंड खंड में बांट करके देखना चाहते हैं। जिन्ना की मानसिकता को आज राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं। अगर कांग्रेस मुस्लिम लीग का ही नया रूपांतरण बन के रह गई है, वह कांग्रेस पार्टी जिसमें कभी बापू थे आज वह उससे बहुत अछूती होकर के जिन्ना की मुस्लिम लीग की ओर आगे बढ़ गई है, जहां देश को खंड खंड में बांटने के षड्यंत्र में यह लोग बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने ऐसा पहली बार तो है नहीं कि जब देश की सरकार के खिलाफ बयान देते देते देश को ही कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। जब वह पहले भी विदेशों की कई यूनिवर्सिटियों में गए, वहां पे संवाद किया तो उन्होंने भारत के बारे में किस प्रकार की बातें की वह हम सभी के संज्ञान में है और लगातार राहुल गांधी हम सबको वह अवसर देते रहते हैं कि हमारे दिमाग में उन बातों को पुनर्चित्रित भी किया जा सके। दूसरा, संतोष जी ने कहा कि हमारा बहुमत कम हो गया, हम तो 240 सीटें लेकर के आए। कांग्रेस पार्टी ने 2004 और 2009 में जब सरकार बनाई थी तब इनकी 240 सीटें नहीं थी और इन तीन चुनावों का डाटा जोड़ दे कांग्रेस पार्टी का, 2014 का, 19 का और 24 का, तब भी कांग्रेस पार्टी 240 के आसपास नहीं पहुंच पा रही। तो ऐसे राजनीतिक दलों से हमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो संविधान के निर्माता थे, उनका जो इस देश के बारे में स्वप्न था, जिस दिशा में वह देश को आगे लेके जाना चाहते थे, जो आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी जो मनोदशा इस देश को लेकर के थी, उनका जो सोच था, उनका जो समरसता का एक विचार था, उनका जो समतामूलक समाज निर्माण में जो उनकी एक दृष्टि थी और इसके साथ ही साथ इस राष्ट्र को प्रगति और उन्नति पर आगे ले जाने हेतु जो उनका एक अपना विजन था, उसको मूर्त रूप देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और लगातार उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह लोग जो कभी बाबा साहब के विरोधी थे, यह लोग जो कभी संविधान का गला घोटने वाले लोग हैं, आपातकाल लगाने वाले लोग हैं, यह लोग जिन्होंने देश के निर्वाचित, जो देश के संविधान सम्मत तरीके से मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा अथॉरिटी बिठाने का प्रयास किया, एडवाइजरी काउंसिल बना दी, उनकी कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित एक बिल को मीडिया के सामने आके फाड़ करके अपमानित करने का काम किया। तो राहुल गांधी का जो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई है, आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह विपक्षी दल के नेता है, तो उनकी यह इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई तो हमें बहुत नैसर्गिक नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले जब अपनी भी सरकार थी तो वह इंडियन स्टेट के खिलाफ ही लड़ाई छेड़े हुए थे। उनका लगातार जो भारत के प्रति विद्वेष है, सत्ता में कांग्रेस हो या भाजपा हो, लेकिन राहुल गांधी के विरोध में तो सिर्फ और सिर्फ हमारा देश है और उसी के खिलाफ उनकी पूरी कार्य पद्धति आगे बढ़ रही है और उसी के खिलाफ लगातार वह काम कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए संतोष जी। देखिए प्रशीता जी, आपने काफी लंबा समय शिवम को दिया, तो मैं चाहता हूं कि मुझे भी उतना ही लंबा समय मिले। मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवम की बातों का मैं इसलिए बुरा नहीं मानता हूं कि शिवम अब उस विचारधारा के अंग हो गए जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, न लड़े वो देश में आजादी की लड़ाई। जब देश के आजादी की लड़ाई के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर साथ लड़ रहे थे, तो आरएसएस के लोग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे और लगातार अंग्रेजों की सेना में भारतीयों के भर्ती होने का आह्वान कर रहे थे। तो उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के
वैचारिक वंशजों से हमें राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, न ही राहुल गांधी को राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, जिसके परिवार के लोगों ने इस राष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तो ऐसे लोगों से, जिन्होंने देश की आजादी की पीठ में छुरा घोंपा है, जिन्होंने मुखबिरियां की है, जिन्होंने भत्ते लिए हैं, ऐसी विचारधारा के लोगों से, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की है जिस विचारधारा ने, और उसके बाद लगातार सांप्रदायिकता फैलाने में इस देश के अंदर जिनका हाथ रहा है जिस विचारधारा का, ऐसे लोग क्या समझेंगे कि कुर्बानी का महत्व क्या है, आजादी के लिए लड़ाई लड़ने का महत्व क्या है? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इस देश की लड़ाई लड़ रहे थे और अशफाकुल्लाह या खान ये कह रहे थे वो तो कह रहे हैं कि संघ की अपनी विचारधारा है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है जिसमें सनातन संस्कृति सबसे ऊपर रहती है, और उसके पहले भी अक्सर इस तरह के बयान मोहन भागवत की ओर से दिए गए। प्रशिता जी, मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की थी, आपने शिवम को टोका नहीं था, लेकिन मेरी बात में इंटरप्शन किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, संघ की विचारधारा ही तो बता रहा हूँ। नहीं, संघ की विचारधारा क्या थी कि आजादी की लड़ाई के विरोध में खड़े थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध ये कह रहे थे कि अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती होना चाहिए। ये अंग्रेजों के लिए मुखबिरियां कर रहे थे। ये बिल्कुल भी आजादी की लड़ाई में उंगली कटाने का इख्तियार है। कोई भी हो तो बता दे मुझे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राष्ट्र जिसको कहते हैं भारत माता के बेटे बनते हैं, जैसे ही भारत माँ आजाद हुई तो इन्हीं भारत माँ के बेटों ने राष्ट्र के पिता की हत्या करवा दी और न उनको कभी राष्ट्रपिता माना। इसके बाद अम्बेडकर के पुतले जलाए इन्होंने, और इसके बाद में संविधान की प्रतियां जलाई। लगातार गांधी जी की हत्या पर मिठाइयां बांटने वालों की विचारधारा है। इनसे क्या हमको राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए? और डॉक्टर मोहन भागवत की जहां तक बात है, मैं उनकी बातों का इसलिए बुरा नहीं मानता हूँ। 15 अगस्त 1947 के महत्व को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि वो कभी इतिहास के विद्यार्थी नहीं रहे, वो पेशे से पशु चिकित्सक रहे हैं। तो उनकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही वो ज्ञान जवाब देंगे। दे दीजिए, आप लड़ाई किससे है? कांग्रेस की? कांग्रेस की लड़ाई निश्चित रूप से उस पूंजीवादी सरकार के विरुद्ध, उस पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध है जिसके एजेंट के रूप में देश का प्रधानमंत्री काम कर रहा है। एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए लाखों लोगों को बेरोजगार कर रहा है, हसदेव के जंगलों को कटवा रहा है, देश के संसाधनों को दे रहा है, एयरपोर्ट पोर्ट को बेच रहा है, सी पोर्ट को बेच रहा है, ग्रामीणों की फसलों को बेच रहा है, काले कानून लगाने की कोशिश कर रहा है, कश्मीर का सेवफल बेच रहा है। उस व्यक्ति के लिए जो दलाली कर रहा है अडानी के लिए, कांग्रेस की लड़ाई उसके विरुद्ध है। चलिए ठीक है, समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति है और उसी हिसाब से बयानबाजी भी होती है, लेकिन सिर्फ सियासत के लिए, और ये ठीक बात भी नहीं है। इसका प्रभाव जनता पर पड़ता है, उसका जवाब भी जनता देती है। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।